तो व्हाट इज लॉ ऑफ द लैंड, इसका आंसर लिखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल द लॉज, the sum total of all the laws that are used for administration of our country, the sum total of all the laws which are used for administration of our country, ये होता है law of the land, और constitution is a part of it, law of the land का constitution एक part, ठीक है। अब law of the land क्या होते हैं, हेडिंग डालिए, law of the land। लॉ ऑफ द लैंड हेडिंग डाल लिया आप लोग, तो आप इसको नंबरिंग वाइज जरूर लिखिएगा क्योंकि नंबरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड ऐसे डाल के लिख दिया, ऐसे 1, ठीक है, ऐसे 1 फिर 2 ऐसे करके आप नंबर डाल के लिखिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1 पे कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1 पे कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 पे स्टैट्यूटरी लॉज, उसके ब्रैकेट में लिखेगा स्टैट्यूटरी लॉज के ब्रैकेट में पार्लियामेंट मेड लॉज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव मेड लॉज, जो स्टैट्यूटरी, हाँ सर थोड़ा हिंदी में भी इसको देखो, मैं इसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बचपन लॉ बनाते हैं उसको स्टैट्यूटरी लॉज क्या, ठीक है, यही है, वो ज्यादा कोई बहुत इसमें समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। जिसको ना समझ में आए वो आराम से फिर से पूछ सकते। ऑर्डिनेंसेस आपको पता है, जब हमारी पार्लियामेंट या स्टेट सेशन में नहीं होती है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट इमरजेंसी में ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं, कोई अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, किसी चीज को लॉ बनाना है आपको, ऑर्डिनेंसेस पास की जाते हैं, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे वो है, फोर्थ पे जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस, कई बार लॉज पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक जज देती है, कभी कभी होता है कि आप लॉज लगते हैं, मतलब इन्वायरमेंट कोई लॉज तो नहीं, लोग चले जाते हैं जो कि ये लॉ सही नहीं है, तो फिर वो बताता है क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। जुडिशरी का इतना ही मतलब होता है कि वो बस ये चेक करता है कि जो भी लॉज कंट्री में बन रहे हैं क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो कह देगा भाई ये लॉ अच्छी बात नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, इतनी सी बात है। और फिफ्थ पे है बाय लॉज मेड बाय पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो बाय लॉज वो होते हैं जो पंचायत और लोकल पंचायत म्यूनिसिपैलिटी लॉज बनाती है, उसको बाय लॉज कहते हैं, ये क्रम जरूर रखिएगा, अभी आगे काम आएगा, बहुत जरूरी है। और सिक्स्थ है रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स कॉमा रेगुलेशंस कॉमा नोटिफिकेशंस कॉमा ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस ऑर्डर डायरेक्शन विच इज मेड बाय गवर्नमेंट, सिर्फ लॉज ही नहीं बनते, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ये सब भी बनते हैं। और ये 6 हो गए ना, 6 पॉइंट हो गए, उसके नीचे डॉट बना के लिखिएगा दीज आर लीगली फोर्सेबल, ये सारे लीगली फोर्सेबल है, ठीक है। फिर 7th आएगा, उसके नीचे बस डॉट बना के लिखिएगा, जैसे 1 2 3 4 7 हो गया, उसके बाद ऐसे डॉट बना के लिखिएगा कि दीज आर, ये जो भी ऊपर वाले जितने भी थे 6 दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है। इस लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है भाई आप जुडिशरी के दरवाजे खटखटा सकते हो कि भाई अगर ये गलत है तो लीगली इन्फोर्सेबल, और एक बार इन्फोर्स हो गए आप लीगली ऑब्लाइज्ड हो इसको फॉलो करने के लिए, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। 7th है कस्टम फोर्स ऑफ लॉ, जैसे हमारे मैरिज के कस्टम लॉज होते हैं, बहुत सारे हमारे रिलीजन्स के लॉज होते हैं, ये लीगली फोर्सेबल किसी के ऊपर नहीं है, भाई आप मुस्लिम को नहीं कर सकते कि जाओ तुम टेंपल में, जरूरी नहीं, ठीक है, आप लीगली इन सब लॉज को आप फोर्स नहीं कर सकते, तो ये 7th है कस्टम फोर्स ऑफ लॉ। अब उसके बाद 7th पे नीचे एक पॉइंट, जैसे पॉइंट डालते हैं पॉइंट लिखिए, इसका मैं बताता हूँ, पॉइंट डाल के लिखिए ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स हैव हायरार्की, अंदर जितने भी ऊपर पॉइंट्स थे इनके अंदर एक हायरार्की है, मतलब है कि पहला वाला 7वें वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हायरार्की का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन 7th जो कस्टम लॉज, ठीक है। अगर कोई कस्टम लॉ आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो कस्टम लॉ हट जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हटेगा, समझे, ये हायरार्की होती है। कोई कुछ बोला, ये हायरार्की होती है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये 7 को पॉइंट डाल के लिखिएगा क्योंकि इनकी हायरार्की जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपको इतना पता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नीचे सारे स्टैट्यूटरी लॉज होंगे, कोई भी लॉ पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के द्वारा बना जाता है जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे ऑर्डिनेंसेस सबके हायरार्की होती है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
आगे लिख सकते हैं। अब हम लोग नया वो डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसका कंक्लूजन आपने क्या लिखा है? ऑल ऑफ द एबव हैव हायरार्की इन देम, मतलब इनके अंदर ऑर्डर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं, फिर ऑर्डिनेंसेस होते हैं, समझ रहे हो? उनमें एक वो है जैसे प्रेफरेंसेस, हाँ क्रमता, हाँ हिंदी में मैं वही सबसे सोच रहा था, क्रमता होती है हिंदी में। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लॉ, इसको हेडिंग डालिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्गेनिक लॉ। ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की मतलब ज़रूरत नहीं है, इसमें बस पॉलिटी में समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको ज़्यादा यूपीएससी के ओरिएंटेड पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेकंड क्लास से ज़्यादा मैं यूपीएससी के ओरिएंटेड पॉलिटी पढ़ाऊंगा कि जो मैं वही वर्ड्स आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जैसे प्रियम्बल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो प्रियम्बल में आपको ये बताऊंगा कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे उसको टैकल करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली कोई यहाँ पे पॉलिटी पढ़ने आया कि सब यूपीएससी वाले ही हैं, यूपीएससी वाले हैं ना, ठीक है? लिख लीजिए इंट्रोडक्शन क्लास, आपको हमेशा जब रिवाइज करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी, इसीलिए मैं ये क्लास आपको लिखवा रहा हूँ। एनी लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, any law that provides for the administrative structure of the country is called organic law. ऑर्गेनिक लॉ का मतलब ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस कंट्री का प्रोवाइड करे उस लॉ को ऑर्गेनिक लॉ कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई कौन आदमी क्या काम करेगा, ठीक है? कि प्रेसिडेंट का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, सीओएम का क्या काम है, जो हमारी ये पूरी एक बॉडी बैठती है ना, उन सबके डिफाइन काम होते हैं, उनको क्या करना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट बनाती है, आपको पता ही है। इस तरीके जो डिफाइन जो ये लॉ करते हैं, जो लॉ इसको डिफाइन करता है उसको ऑर्गेनिक लॉ कहते हैं। और हर कंट्री का मतलब जो डेमोक्रेसी वाले उनको जिनके कॉन्स्टिट्यूशन है उनका ऑर्गेनिक लॉ उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि वही सब कुछ डिफाइन करता है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या करेगा, ठीक है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जो मैं आपको बताता हूं। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, 3 होते हैं, उसको लिख लीजिए। Constitution derives its power and authority. Constitution की पावर अथॉरिटी कहाँ से आती है? हाँ, फ्रॉम द पीपल। ये लाइन लिख लीजिए। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी महत्वता है, इसीलिए सबसे ऊपर ये रखा गया है, क्योंकि ये हम ही से बना, इसकी पावर ये सब कुछ हम ही से जाता है, ठीक है? हम ही। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग एक और डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, लिख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो यूज करिए। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन Constitutions defines the legal relationship that exists between Constitutions, जो अभी सर बता रहे थे, Constitution defines the legal relationship that exists between government and people, which is called the citizenship. So relationship Between government and people, which is called citizenship. Types of constitution. There are 2 types, written and unwritten constitution. और unwritten constitution के सामने ब्रैकेट में लिख लीजिएगा they are also written. तो unwritten का मतलब नहीं कि हवा में चल रहा है, वो भी लिखा हुआ होता है, कहीं एक जगह लिखी होती है। और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 page, not binding in a book. हाँ चलो सही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन, ठीक है? अब इस तरह एक पूरा वो बना लीजिएगा, इधर लिखेगा रिटन करके अनरिटन, ठीक है? अब मैं आपको डिफरेंसेस बताना स्टार्ट करता हूँ। तो रिटन में लिखेंगे whose provisions has been codified into a single legal document. रिटन के नीचे लिखेंगे whose provisions has been codified into a single legal document, जिसके वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके सारे प्रोविजन, सारे आर्टिकल वो एक जगह लीगली कोडिफाइड लिख के रखे होते हैं, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। whose रिटन में अंदर लिखना है, पहला पॉइंट है whose provision has been codified into a single legal document. सारे प्रोविजन एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए होते हैं।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर सब पे मोबाइल फोन होगा ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें सारे पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल सब लिखे हुए हैं, पूरा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अब लीगल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइन किया गया होगा कि कैसे उसको अल्टर करना है, ठीक है, उसको लीगल कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट। और अनरिटन में लिखेंगे whose provision has been not clear codified into a single legal document, जिसके प्रोविजन सारे एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखे नहीं होते, ठीक है। इसको ये डेफिनेशन है अनरिटन की। और एग्जांपल देता हूँ, रिटन में एग्जांपल है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया था 1789 में। और अनरिटन का जो एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ये सब अनरिटन बल्कि सबसे उनसे ज्यादा पुराना होता है, 800 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है क्योंकि ये इवॉल्व होते हैं, ये लीगली कोडिफाइड नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिटन के अंदर, इंटैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंटैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंटैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका मतलब था इंटैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक बॉडी बनाई गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, एक प्रॉपर असेंबली हमारी बैठाई गई थी, लोग बैठ रहे थे, हर प्रोविजन पे डिस्कशन, डेलिब्रेशन सब कुछ हुआ था, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट का मतलब है। और दूसरा पॉइंट इसमें अनरिटन लिखेंगे इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई बैठ के असेंबली नहीं हुई थी, इसमें कोई बैठ के हम लोग ने सारे, हमने नहीं सोचा था कि हमें सोशलिज्म चाहिए, सेक्युलरिज्म चाहिए, ये धीरे धीरे कंडीशंस के द्वारा इवॉल्व हुए गए थे, जैसे जैसे चैलेंजेस आए वैसे उनको लगा कि नहीं ये लॉ होना चाहिए, इसको ऐसे हटाना चाहिए, तो उसे इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो अनरिटन है, ठीक है। ठीक ले। अब इसमें आइए आप रिटर्न में रहेंगे, उसी में नीचे पॉइंट, दूसरे के नीचे पॉइंट है, इट हैज अ डेफिनेट बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कोई दिन कोई बता सकता है? 26 नवंबर 1949 इसमें हमारा बना। और आप क्या कहते हैं, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए कि इट डजंट हैव अ डेफिनेट टाइम, कोई टाइम नहीं है कि कब से वो बना स्टार्ट, वो कभी भी बन सकता है, उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे रिटन में, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है इस पूरे कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और थर्ड अनरिटन लिखेंगे द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वहां पे जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है तो भी चलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे रिटन में, वाइडर पावर इज गिवन टू जुडिशरी, मतलब जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पावर दी जाती है जुडिशरी को। जुडिशरी सब क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों के वर्किंग में इंटरफेयर कर सकती है, वो इंटरफेयर नहीं करती है, अगर वो कुछ गलत कर रहे होते हैं उन्हें रोक देती है, सिंपल सी बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वाइडर पावर इज गिवन टू जुडिशरी, मतलब बहुत पावर दी जाती है जुडिशरी को, वाइडर पावर। सर व्हाई इज पार्लियामेंट सुप्रीम इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? वह पार्लियामेंट सुप्रीम ना बोला तो वहाँ पे लीगल कोई भी ऐसा वो डॉक्यूमेंट जो है, जैसे हम लोगों में क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, ठीक है, वो मैं आपको हायरार्की बताई हुई थी कि हमारा जो जैसे क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया, आप उसकी रीजनिंग समझो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया, हम लोग ब्रिटिश रूल से बाहर निकले थे, हमें खुद के क्या कहते हैं सुप्रीम एक ऐसी पावर चाहिए थी जो हमें खुद को गवर्न करे, ठीक है। तो हमने लीगल कोडिफाइड एक बना दिया कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती ना। अगर मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाते, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आती वो अपने हिसाब से चलाती, समझ रहे हो, सारे सेक्शन प्रॉपर्ली, मान लो कोई जैसे कोई गवर्नमेंट है जो सिर्फ एक सेक्शन को ही देखती है, सिर्फ हिंदू पर ही ध्यान देती है, बाकी कोई माइनॉरिटीज को ध्यान ही नहीं देती है, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भाई ये सेफगार्ड कर सकें कि सबका डेवलपमेंट एक साथ हो, कोई उसको बीच में ऐसा नहीं है कि भाई एक कोई मैं देखूंगा, तो जैसे हमारे वोट पॉलिटिक्स आप जानते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है कि भाई इनको जिता दो तो ये हमारा देखेंगे, समझ रहे हो। तो लिखने के बाद भी ये उसका लूप होल है, बट हम लोग ने कोशिश इतनी करी कॉन्स्टिट्यूशन बना दे जिससे किसी भी जो भी वर्ग है हमारी सोसाइटी का वो ऑपरेस ना हो, मतलब उसको दबाया ना जा सके, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब पूछे कि ये क्यों पार्लियामेंट क्यों सुप्रीम होता है, ठीक है, अनरिटन में पार्लियामेंट इससे सुप्रीम होता है क्योंकि उनके पास कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग ही नहीं होता है, तो उनके जो पार्लियामेंट के लॉज जो बना दिए गए ना, क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं पार्लियामेंट पे ही चले, जैसे उनको ऑपरेशन देखना नहीं पड़ा, ठीक है, तो उनको ये बस सिंपल सी बात है, हम लोग क्यों इतना रिटर्न में जाते हैं, हमारी जो सोसाइटी है ना बहुत डाइवर्स है, इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। तो आप यूके रीजन में जाइए आपको एक ही मिलेगी, सारे क्रिश्चियन होंगे या बहुत ही कम, बहुत उनकी जो माइनॉरिटीज है बहुत ही कम होती है, तो उनका चलता है कि वो
कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी वो एक ही किसी के लिए बनाएगी, तो उनको उतना कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर देने की कोई जरूरत नहीं। सर लेकिन इसमें एक ये भी रीजन ऐड हो सकता है कि यहाँ पे अनरिटन डॉक्यूमेंट्स में पार्लियामेंट पहले बने थे फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हाँ, ये बात भी है, पार्लियामेंट पहले बना था फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, इसमें रिटर्न में फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉमा फ्लेक्सिबल और बोथ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रोविजंस, आप जैसा उसको बनाना चाहें। और फिफ्थ पॉइंट इसमें आपका अनरिटन में कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है तो हमेशा फ्लेक्सिबल ही होगा, पार्लियामेंट उसके ऊपर कभी भी कोई भी लॉस बना सकती है। सिक्स पॉइंट है रिटर्न में फेडरल और यूनिटरी, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, यूनिटरी और फेडरल। फेडरल का मतलब होता है कि डुअल पॉलिटी उसमें होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, ठीक है, उसको फेडरल रिलेशनशिप कहते हैं। कि फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा जरूरी नहीं है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा प्रेफरेंस रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा प्रेफरेंस रखती है स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसको कहते हैं फेडरल। यूनिटरी मतलब एक ही गवर्नमेंट है, वहाँ डुअल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ एक ही गवर्नमेंट है। और से ये 6 पॉइंट अनरिटन लिखेंगे, इट्स ऑलवेज यूनिटरी, वहाँ हमेशा एक ही गवर्नमेंट है, फेडरल नहीं होता। 7 पॉइंट लिखेंगे इसमें रिटर्न में, देयर इज अ मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। आप डिस्टिंक्शन बता सकते हो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या अदर लॉज। 7th में नो मार्क डिस्टिंक्शन, मतलब कोई इसमें जरूरी नहीं है कि वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो सकती है, वो चीज़ लॉज में बन सकती है। इसमें बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, ये रिटर्न में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको इसीलिए सारे पॉइंट लिखवा रहा हूँ। 7th पॉइंट है ये है कि नो मार्क्स डिस्टिंक्शन, कोई आप बता नहीं सकते कि कौन सा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन हो रहा है और कौन सा लॉ मतलब पार्लियामेंट ने बनाया, कोई मार्क डिस्टिंक्शन नहीं होता। बट रिटर्न में होता है कि आप बता सकते हो कि भाई ये जो प्रोविजंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और ये जो लॉज हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए। कभी कभी क्या होता है ना, अनरिटन में जो उनके लॉज बनाते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी बन जाते हैं। 8 पॉइंट रिटर्न में गवर्न लेस बाय कन्वेक्शंस। जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कन्वेक्शन से गवर्न नहीं होता, उसके रीजनिंग दी जाता है, उसको बैठ के बनाया जाता है। बाकी जो अनरिटन होता है वो कन्वेंशन से गवर्न होता है, वो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है उसी द्वारा वो इवॉल्व होता जाता है। जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई एक्ट बना दिया, वो पार्लियामेंट का एक्ट बन गया, तो कन्वेंशन से गवर्न होता है, मतलब वो कन्वेंशन से बनाया जाता है। और जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर कन्वेंशन का उतना फर्क नहीं पड़ता, वो रीजनिंग, वो बैठ के डिस्कशंस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि अनरिटन और रिटन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर से बोलूं लास्ट पॉइंट, गवर्न लेस बाय रिटन में है गवर्न लेस बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से ज्यादा ही गवर्न नहीं होते इनके लॉज। और अनरिटन में है गवर्न मोर बाय कन्वेंशन। अब उसके लिए लिखेंगे कि व्हाट इज कन्वेंशन, ये भी लिख लीजिए, पता चले कौन कन्वेंशन होते क्या है।